नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th की इतिहास की पुस्तक का प्रथम चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि वहाँ के जो फ्रांस का जो तृतीय स्टेट है, जो करों के बोझ के नीचे दबा हुआ है, वह उसके सामने जीवन जीने का भी कितना बड़ा संकट आ जाता है। तो उसके बाद वह क्या करते हैं तृतीय स्टेट के, उसके बारे में अध्ययन करेंगे आज। कि तृतीय स्टेट के अंदर मैंने बताया था कि तीन तरह के लोग थे। एक शिक्षित वर्ग था और एक मजदूर वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, जिसमें कारीगर वगैरह थे, और एक किसान वर्ग था। तो इसमें जो शिक्षित जो वर्ग था उसने क्या विचार किया कि ये प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट के जो जन्म के साथ में जो अधिकार मिलते हैं ये गलत है, सभी के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जो क्या है कि पैसों से भी, धन से भी संपन्न था। लेकिन इतना धन से संपन्न होने के बावजूद भी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट की तरह इनको कोई विशेषाधिकार नहीं था। तो नेचुरल है कि यह कुछ नया करेंगे। क्या करते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि उभरते मध्य वर्ग की विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की उन्होंने, कि जब हमारे पास भी पैसे, क्योंकि वो संपन्न वर्ग था, व्यापार के द्वारा खूब पैसा कमा रखे थे, वो संपन्न होते हुए भी उनको प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट की तरह कोई विशेषाधिकार नहीं था। इसलिए ये काफ़ी विचार करते हैं और यही वर्ग उभरता है जो क्रांति में बहुत बड़ा सहयोग देता है। उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। 18वीं सदी में एक सामाजिक समूह उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। और इस मध्य वर्ग में कौन होता है? वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं, व्यापारी होते हैं, शिक्षक होते हैं। आप देख रहे होंगे ये सभी कैसा ग्रुप है, पूरा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। और जब शिक्षित है तो विचार करने की क्षमता इनमें आ गई। और ये सभी क्या सोचते हैं कि इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हैसियत का जो आधार है उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, उसका जन्मना नहीं। और इन पर अनेक दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। ऐसे विचार इनके थे कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। और ऐसा सब ये शिक्षित होने की वजह से हुआ। और इन्होंने अनेक दार्शनिकों का भी अध्ययन किया था जिसका उन पर प्रभाव था। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से दार्शनिक है जिनका इन लोगों पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यूरोप के तीन विशेष महान दार्शनिक हैं। जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि क्योंकि जो सम्राट लोग हैं, राजा लोग हैं, वो हमेशा प्रजा को क्या कहा जाता था कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे यहाँ पे धरती पे भेजा है और मुझे शासन करने के लिए, आप लोगों पे शासन करने के लिए, मैं आपकी मर्जी से यहाँ पे राजा बना हुआ नहीं हूँ, ये भगवान की मर्जी से हूँ। तो इस तरीके के वह अपने कुल को अपने आप में, ये अपने आप औरों से श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता था। और इन्होंने इस पुस्तक में खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सबके लिए बराबर है और वह सभी को धरती पे समान रूप से ही भेजता है। लेकिन ये सब मिथ्या है कि ऐसा ही इनको सिर्फ राज करने के लिए ही भेजा है। दूसरे दार्शनिक जॉन जाक रूसो ने एक पुस्तक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। और तृतीय जो दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के अंदर दिया कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि सम्राट ही कानून बनाने वाला है, सम्राट ही लागू करने वाला है, और सम्राट ही यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो न्याय करने वाला है। इन्होंने कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो क्या होना चाहिए? इस सत्ता का विभाजन होना चाहिए, कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए और विधायिका अलग होनी चाहिए। इन विचारों को जब इन शिक्षित वर्गों ने पढ़ा तो इनके दिमाग में ये बात क्रौंधने लगी कि नहीं, ये गलत हो रहा है, बिल्कुल वास्तव में ऐसा होना चाहिए। और इनके विचारों कि फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों को अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी ने बहुत अधिक प्रभावित किया। यहाँ के जो राजनेता हैं, क्योंकि अभी अभी अमेरिका को आज़ादी मिली है और राजा अमेरिका ने अपने संविधान के अंदर नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए हैं उनका बहुत अधिक प्रभाव जो पड़ा वो फ्रांस के राजनीतिक जो लोग हैं उन पे पड़ा कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए, सभी के अपने जो व्यक्तिगत अधिकार हैं वो मिलने चाहिए।
दार्शनिकों ने इन विचारों को कॉफी हाउस और सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। इसी समय से लुई 16वें राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकारों वाली इस व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। दार्शनिकों के विचार जो हैं ये हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए वहां पे कुछ गोष्ठियां बनती हैं, वहां पे जो कॉफी हाउस है वहां पे लोग बातचीत करते हैं, शिक्षित वर्ग चर्चा करता है, अखबारों को जोर जोर से पढ़ा जाता है ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी उन विचारों को समझ सके। और इन बातों को लेके सभी जो तृतीय स्टेट के लोग हैं या अन्य भी जो स्टेट के लोग हैं, यदि वो कॉफी हाउसों में बैठते हैं तो वो सुनते हैं तो वास्तव में लगता है कि वास्तव में ये जो सत्ता है ये गलत चलाई जा रही है, क्योंकि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट कोई कर नहीं देता और सारे जो जितने भी राज्य के करों का जो बोझ है सारा तृतीय स्टेट पे लादना बिल्कुल गलत बात है, ये सामाजिक समानता नहीं है। और इसी दौरान क्या होता है, जब पूरे समाज में ये जागृति हो जाती है, सम्राट ने क्या किया, फिर अपने राज्यों की जो आर्थिक स्थिति खराब है उसको सही सुधारने के लिए या ठीक करने के लिए फिर से इस तृतीय स्टेट पे ही और करों का बोझ लाद देता है। और इसको देख के, इस बात को सुन के वहाँ पे जो जनता है वह एक बार फिर गुस्से में हो जाती है, गुस्से में भड़क जाती है और नेचुरल है, इसी से क्या होगा, क्रांति की शुरुआत। और इसको अपन आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।